हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नीतू पंसोत्रा एंड वेलकम टू कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। सो दोस्तों, आज हम लोग काफ़ी टाइम के बाद मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ। सो एक्चुअली आज की क्लास में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जिसके बारे में डिस्कस करना चाहती थी आप सबके साथ, और मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी तो मुझे लगा कि आप सभी के साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक्चुअली इन्फॉर्मेशन भी नहीं कह सकते, एक मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। सीटेट 2021 दिसंबर में अभी जो हुआ है, अभी जो चल रहा है, हुआ भी नहीं है, चल रहा है। सो एक्चुअली सीटेट 2021 दिसंबर के अंदर मैं भी अपेयर हुई हूँ एंड 24 दिसंबर को मेरा पेपर था। सो मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहती थी आप सभी के साथ कुछ डिटेल्स, कुछ इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास हैं, जो गलतियां अक्सर हम लोग कर देते हैं एग्ज़ाम देने जाते टाइम। और एक्चुअली ये तो हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम है ना, तो ऑनलाइन एग्जाम में अक्सर हम सबसे गलती हो जाती है, टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो जाती है। किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, पेपर 1 पेपर 2 किस टाइप का जा रहा है, कैसे आ रहे हैं, इजी आ रहे हैं, डिफिकल्ट आ रहे हैं, लेवल क्या है, और क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ये सभी बातें थी जो मेरे पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जो है पेपर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे, देन पेपर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। पेपर 1 जिसमें कि सारे ही सब्जेक्ट सबके लिए आते हैं, ईवीएस होती है, मैथमेटिक्स होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी होती है, इंग्लिश पेडागोजी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट एंड हिंदी सब्जेक्ट, जिसके अंदर इंग्लिश के पैसेज होते हैं और उसी के साथ साथ इंग्लिश की पेडागोजी होती है, हिंदी के पैसेज होते हैं और हिंदी की पेडागोजी होती है। तो देखिए, ये सारा जो हमारा सब्जेक्ट्स है, ये हमारे पेपर 1 के सब्जेक्ट्स हैं। तो पेपर 1 में जो भी स्टूडेंट्स अपेयर होने वाले हैं, तो गाइज मैं आपके साथ यही बात डिस्कस करने वाली हूँ कि देखो क्या गलतियाँ हैं जो हम लोग कर देते हैं और क्या क्या हमें करना नहीं चाहिए, किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करनी है, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, बिकॉज बहुत बड़ा बदलाव इस बार हुआ है। पिछले 10 साल से जो हमारे सीटेट के एग्ज़ाम पेपर आ रहे हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। ये लेवल भी, एग्ज़ाम का पैटर्न भी कह सकते हैं। तो देखिए, थोड़ी सी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। सबसे पहले अगर पेपर 1 की हम लोग बात करते हैं, तो पेपर 1 के लिए हम लोग अगर कहें कि लेवल बहुत ज़्यादा हाई चला गया, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप पेपर 1 में अपेयर होने जा रहे हैं तो बेझिझक आप जाइए। जिस तरह से पहले आप लोग प्रिपरेशन करते थे उसी तरह से प्रिपेयर करके जाइए। जहां से आपके सोर्सेज पहले हुआ करते थे, जो पहले 10 साल में हम लोग देखते आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर ऑब्वियसली, है ना, तो प्रीवियस ईयर आप सॉल्व कीजिए, 10 के 10 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। मैंने भी किए थे और मुझे सच में कहीं ना कहीं हेल्पफुल लगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीडीपी की। तो देखो, जब भी अगर आप पेपर 1 के अंदर अपेयर होने जा रहे हैं तो सबसे पहले ना 5 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, है ना, तो सबसे पहले जाकर सीडीपी को क्लियर कीजिए, अपने सीडीपी को सॉल्व कीजिए और कोशिश कीजिए कि ऊपर टाइम लिखा आ रहा है, ठीक है। जब हम जाते हैं क्लास के अंदर, हमारा जो कंप्यूटर होता है उसके ऊपर हमारा टाइम जो है 150 मिनट स्टार्ट हो जाते हैं और पीछे को स्टार्ट होते हैं। 150 के बाद जो है पीछे पीछे जाता जाता टाइम और 0 पर जाकर खत्म हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें सीडीपी की, देखिए सीडीपी वैसी ही हम लोग कह सकते, वैसी भी नहीं कह सकते, पहले तो जो सीटेट है वो काफ़ी लंबी लंबी जो है एक डाल देता था, क्या कहते हैं उसे, स्टेटमेंट्स काफ़ी लंबी लंबी होती थी। पर अभी जो है इतनी लंबी स्टेटमेंट्स कहना जो है गलत होगा, इतनी लंबी स्टेटमेंट्स नहीं हो रही। देखो, अगर आप सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वाइगेट्स की, पियाजे, कोहलबर्ग, ये 3 थ्योरीज तो आपको आनी ही चाहिए। इनके नाम क्या क्या है? अब वाइगेट्स की जो थ्योरी है, सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी, वट अब देखो, हमारी जो वाइगेट्स्की की थ्योरी है उसका दूसरा नाम क्या है, पियाजे की थ्योरी का दूसरा नाम क्या है। जैसे कि हमारे पियाजे जो हैं वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं और जो हमारे वाइगेट्स्की है वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। मतलब ऐसी बातें जो डिटेल्स है ना, हमें पता होनी चाहिए, डिटेल्स पता होनी बहुत ज़रूरी। क्योंकि पहले जो हम लोग एग्जाम देते थे उसमें देखते थे कि अगर हमें पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स पता है ना सीडीपी के अंदर, तो हम लोग जो है उसको फिर भी अटेम्प्ट कर सकते थे। लेकिन आजकल ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको पूरी इंफॉर्मेशन है, पियाजे की थ्योरी की स्टेजेस हो गई, जैसे सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजेस, उसके ईयर कब से स्टार्ट होता है, जैसे बर्थ से लेकर 2 ईयर जो हमारी फर्स्ट स्टेज है, मतलब कि इसके बारे में छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, पहले स्टेज के अंदर क्या क्या होता है, जैसे कि ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाती है, डेफर्ड इमिटेशन हो जाता है, इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग होती है, एनिमिस्टिक थिंकिंग होती है। तो ऐसी चीज़ें जो हमारी हर स्टेज से रिलेटेड छोटे छोटे पॉइंट्स हम लोगों को पता होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको ये पॉइंट्स पता है ना तो आपकी सीडीपी बहुत जल्दी हो जाएगी। यकीन मानिए, आपकी जो फर्स्ट पेपर 1 की बात कर रही हूं मैं यहाँ पर, पेपर 1 की सीडीपी अगर आपको सारी इंफॉर्मेशन, जैसे चाइल्ड एंड डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट हो गई, फिर हमारी इमोशंस हो गए, मोटिवेशन हो गई, ये बातें अगर हम लोगों को ये टॉपिक्स क्लियर है ना, तो आपकी जो सीडीपी होगी वो कुछ 10 से 15 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, अच्छे से पढ़कर भी।
डिपेंड करता है कि उसमें असर्शन कितनी है, बिकॉज आजकल जो है असर्शन भी आ रही है, लेकिन पेपर 1 के अंदर इतनी असर्शन देखने को मुझे नहीं मिली, क्योंकि 24 दिसंबर को मेरा पेपर था एंड उसके अंदर कुछ ज़्यादा असर्शन नहीं थी पेपर 1 के अंदर। तो पेपर 1 की हमारी CDP जल्दी हो जाती है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट करना, सबसे पहले CDP जो है आप अपनी क्लियर कीजिए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आप सेकेंड कौन सा सब्जेक्ट आप जो है करेंगे, उसके बाद हमारा मैथमेटिक्स है। तो मैंने मैथमेटिक्स पहले नहीं किया था, मुझे लगा मे बी डिफ़िकल्ट हो और ज़्यादा मुझे सॉल्व करना पड़े, तो मैंने मैथमेटिक्स को पहले स्किप किया। मैंने पहले जो है EVS को अटेम्प्ट किया था। अब EVS के सोर्स क्या हैं, कहाँ कहाँ से आ रही है, देखो यूट्यूब के अंदर मैंने काफ़ी जगह पर देखा, लोग बोल रहे हैं EVS जो है कहीं से भी आ रही है, मतलब हाई लेवल पर जा रही है। तो देखो EVS मुझे नहीं लगता, EVS आपकी NCERT से ही आ रही है। हमारी जो क्लास 3rd 4th 5th की NCERT है उसी में से EVS आ रही है। हाँ, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर सकते हैं, हो सकता है कि जो क्वेश्चंस पहले कभी नहीं पूछे गए वो इस बार पूछ रहे हैं, जैसे कि हमारे ईयर्स हो गए, जैसे डांडी मार्च का ईयर पूछा इस बार, वो आज तक 10 सालों में कभी नहीं पूछा गया। फिर हमारे जो अंडमान निकोबार के अंदर सुनामी कब आई थी, है ना, वो क्वेश्चन भी इस बार आया, जो कि आज तक पहले कभी नहीं आया था। तो अब अगर हम लोग बात करें कि 24 दिसंबर को क्या क्या आया था EVS के अंदर, तो EVS के अंदर 27 मुझे ज़्यादा याद नहीं है अभी, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत कम ही मेरे दिमाग में अब तक रुक पाए हैं, क्योंकि मेरे दो पेपर थे और दोनों पेपर्स की स्ट्रेस के अंदर मैं इतना सब कुछ याद नहीं रख पाई। लेकिन हाँ, अगर हम लोग बात करें तो CDP की तो मैंने आपको बता दिया, पियाजे हो गए, वाइगट्स के हो गए, कोहलबर्ग हो गए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड डेवलपमेंट हो गया हमारा, मोटिवेशन हो गया, एंड और भी हाँ NP 2020 नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020, इसको पढ़कर ज़रूर जाइएगा क्योंकि क्वेश्चंस आ रहे हैं NP 2020 से। उसकी स्टेजेस जो है, फाउंडेशन स्टेज हो गया, प्रिपरेटरी स्टेज हो गया, मिडिल स्टेज हो गई, और लास्ट हमारी जो कौन सी थी सेकेंडरी स्टेज। तो इन सभी स्टेजेस के से आ रहे हैं क्वेश्चंस। जैसे कि फर्स्ट स्टेज हमारी कब शुरू होती है, हमें ये भी सिस्टम याद रखना होगा, पहले 10+2 सिस्टम था और अब कौन सा सिस्टम चल रहा है, 5+3+3+4 सिस्टम है, ये NP 2020 ने इंट्रोड्यूस किया है। तो काफ़ी चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेंगी, किस साल में बच्चा जो है 3 ईयर के अंदर उसमें स्कूल आ जाएगा। तो बाकी ऐसी थोड़ी बहुत चीज़ें आप लोग NP के बारे में पढ़ के ज़रूर जाइएगा। बाकी अगर बात करें तो EVS की, तो 24 दिसंबर के अंदर झारखंड को काफ़ी फोकस किया गया था, जैसे कि झारखंड के अंदर कुडुक लैंग्वेज यूज़ होती है ना, और सेकंड 1 टिन ऑफ सीड्स, ये भी उसी जो हमारी स्टोरी है झारखंड के ऊपर जो स्टोरी है NCERT के अंदर, उसी में से लिया गया कि 1 टिन ऑफ सीड्स जो है कहाँ पर ग्रो करते हैं। 1 टिन ऑफ सीड्स को क्या कहा जाता है, ऐसा कुछ था, या फिर 1 टिन ऑफ लैंड को क्या कहा जाता है, तो ऐसा लैंड जहाँ पर 1 टिन ऑफ सीड्स को ग्रो किया जाता है उसी को 1 टिन ऑफ लैंड कह दिया जाता है। ठीक है, और बाकी ज़्यादा क्वेश्चंस याद तो नहीं है। हाँ, एवरेज स्पीड के ऊपर क्वेश्चन आया था एक, हमारी जो हमारा सीटेट पेपर 1 है, तो एवरेज स्पीड के ऊपर आप लोग ज़रूर करिएगा। और हम लोग बात करें तो हाँ, डीजल का कुछ था कि डीजल का प्राइस होता है वो इंक्रीज़ हो गया है अगले साल में, तो बताइए कितना % इंक्रीज़ हो रहा है, फिर उसको रेशियो में पूछा था। तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे जो साइंस के अंदर EVS के अंदर देखने को मिल सकते हैं। बाकी अगर हम लोग बात करें टाइम मैनेजमेंट की, तो आप लोग सबसे पहले CDP अटैम्प्ट कीजिएगा, उसके बाद आप जो अटैम्प्ट करने जाएंगे वो है हमारी EVS, अगर आपकी EVS स्ट्रॉन्ग है। बाकी तो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सीटेट के पेपर में अपेयर होने जा रहे हो और NCERT नहीं पढ़ी तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। आपको NCERT ज़रूर फॉलो करनी है और NCERT को पढ़कर ज़रूर जाना है। उसके बाद मैंने जो है, जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी तो मैंने EVS भी जल्दी कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद मैं गई थी अपने हिंदी, मेरी लैंग्वेज 1 हिंदी थी, लैंग्वेज 2 इंग्लिश थी, तो हिंदी की लैंग्वेज के अंदर गई। तो उसमें पैसेज जो था ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, पैसेज का लेवल ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था हमारे पेपर 1 के अंदर। ठीक है, तो पेपर 1 का जो पैसेज था, सिंपल पैसेज था, हम लोग सॉल्व कर सकते थे इजीली। जैसे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, साइड में यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया और यहाँ पे साथ में पैसेज दिया गया, तो आपको हर क्वेश्चन के साथ पैसेज मिल रहा था। फर्स्ट आप क्वेश्चन को रीड कर लीजिए और उसके बाद उस पैसेज को रीड कर लीजिए पूरा, एक बार पूरा अच्छी तरह से। अगर आपको वहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन मिल जाता, टिक कर दीजिए और उस पूरे पैसेज को एक बार रीड कर लीजिए। फिर उसके बाद आप सभी क्वेश्चन इस तरह से अपनी समझ से भी, या फिर वो पैसेज हिंदी का तो आपको याद ही हो जाता है और उसकी क्या क्या उसमें बोला गया है उसको अच्छी से समझ कर जब हम करेंगे। तो हिंदी की अगर पैडागोजी की बात करूँ तो पैडागोजी पहले के कंपैरिजन में थोड़ी सी टिपिकल मुझे लगी। उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी जो है चेंज हो सकती है, एजर्शन थोड़ी सी ऐड हो सकती है। और इंग्लिश की बात करूं तो वही इंग्लिश के अंदर जो है हमारे 2 पैसेज थे। सेकंड, जब मैंने लैंग्वेज 2 चुनी है तो उसमें जो है 2 पैसेज आएंगे, तो 2 पैसेज के अंदर से हम लोग वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और इतने डिफिकल्ट पैसेज नहीं थे पेपर 1 के अंदर।
और पेपर 1 की अगर बात करें पेडागोजी की, तो पेडागोजी ठीक थी, मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं कह सकते कि अगर आप कुछ नहीं पढ़ के गए और आप अटेम्प्ट करके आ रहे हो, जैसे कि पिछले कुछ सालों में मुझे लगता है कि अगर हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो पेपर 1 भी इजीली कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स पता है तो आप कर जाओगे क्लियर, है ना। अगर आप ब्लैंक जा रहे हो तो फिर तो वो भी नहीं कर सकते, लेकिन आपको थोड़ी बहुत नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स पता है तो आप पिछले पेपर क्लियर कर लेते थे। पर अभी के जो पेपर आ रहे हैं उस पर यह है कि आपको प्रॉपर नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर चीज़ के बारे में, हर थ्योरी के बारे में, हर कॉन्सेप्ट के बारे में आपको नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आ जाते हैं हम लोग इस तरह से, हिंदी कर ली, उसके बाद इंग्लिश कर लिया। हिंदी इंग्लिश करने के बाद मेरे पास ऑलमोस्ट 60 मिनट्स 1 आवर बचा था। मैंने अपनी सीडीपी बहुत जल्दी कंप्लीट कर ली थी, कुछ 8 से 10 मिनट के अंदर मेरी सीडीपी कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद मेरी ईवीएस के अंदर गई, तो ईवीएस के अंदर मुझे आता था बिकॉज मैंने एनसीईआरटी को अच्छे से फॉलो किया था, तो एनसीईआरटी भी मैंने कुछ 15 से 20 मिनट के अंदर कंप्लीट कर ली थी, सॉरी ईवीएस भी मैंने कुछ 15 से 20 मिनट के अंदर कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद मैं हिंदी इंग्लिश में गई तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगा था। हिंदी इंग्लिश कंप्लीट करने के बाद मैं मैथमेटिक्स के अंदर गई, तो मैथमेटिक्स को मैंने सोचा था कि डिफिकल्ट होगा पेपर 1 का जो लेवल है, पर नहीं, ईजी था। फर्स्ट पेपर 1 की अगर बात करूँ तो उसमें मैथमेटिक्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। सिंपल आपको जो है क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे कि प्लेस वैल्यू कह सकते हैं, एलसीएम कह सकते हैं, एचसीएफ कह सकते हैं, मुझे ज़्यादा टर्म्स याद नहीं है अभी, पर ईजी था एज कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर। मैथमेटिक्स ईजी था। उसकी पेडागोजी कह सकती हूँ थोड़ी सी ठीक थी, मतलब इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं कह सकते, ज़्यादा ईजी भी नहीं कह सकते, थोड़ा सा पढ़कर गए तो हो जाएगी। उसके बाद मेरे पास, और टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीटेट के अंदर टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज़ है। और मैथमेटिक्स के बाद मेरे पास कुछ 20 मिनट्स बच गए थे, 20 से 30 मिनट्स मेरे पास बच गए थे। उस 30 मिनट्स के अंदर मैंने अपने पूरे पेपर को एक बार रिवाइज कर लिया, जहाँ जहाँ पर मैंने गलती की थी या फिर मुझे लगा कि हाँ ये गलत है। बाद में, क्योंकि जब लास्ट में हमारे पास टाइम बच जाता है तो हमारे पास स्ट्रेस ज़्यादा नहीं रहती है ना, और उस जब कम स्ट्रेस होती है तो हम लोग पेपर को वापस से जब रिवाइज करेंगे तो कहीं पर भी हमें गलती मिलेगी तो हम उसे ठीक कर लेंगे। जैसे कि मेरे एक क्वेश्चन में मुझे गलती मिली थी, एक सामाजिक अंतःक्रिया वाला हिंदी के अंदर था कि संज्ञानवाद जो है वो क्या कहता है, कि बच्चा खुद से काम करके जो है सीखता है या फिर बच्चा जो है अपने पीयर्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ सामाजिक अंतःक्रिया से सीखता है। तो मैंने टिक कर दिया था सामाजिक अंतःक्रिया से सीखता है, क्योंकि उसके जैसा एक और क्वेश्चन था। और वापस जब मैंने उसको रिवाइज किया तो मैंने देखा कि संज्ञानवादी लिखा है, मतलब कि हमारे कौन है, कंस्ट्रक्टिविस्ट, जो कि हमारे पियाजे है, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। बल्कि क्योंकि वाइगट्स के साथ तो जो हमारे हैं वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, है ना, वो बोलते हैं कि बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया से सीखेगा। तो वहाँ पर जाकर फिर मुझे लगा कि हाँ, फिर मैंने उसको ठीक किया। तो इस तरह से हमारे पास थोड़ा सा 5-10 मिनट बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि हम लोग वापस चेक कर लेंगे, है ना। तो पेपर 1 ओवरऑल अगर बात करें तो पेपर 1 ईजी था, ठीक है। पेपर 1 में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी वाला कुछ था नहीं, और पिछले अगर आपने 10 ईयर सॉल्व किए हैं, थोड़ी सी आपको नॉलेज है तो आप कर लेंगे पेपर 1 को। अब बात करते हैं पेपर 2 की। तो पेपर 2 वाले स्टूडेंट्स के लिए सीरियसली बात है कि आपको पढ़कर जाना ही पड़ेगा। अगर नहीं पढ़कर जा रहे तो पहले अगर सोचते थे कि तुक्के लगा के कर लेंगे तो हो भी जा सकता था। मैं भी एक बार किसी की किस्मत अच्छी है और वो तुक्के लगाकर जो है पेपर को क्लियर कर भी गया, एवरेज मार्क्स 85-90 मार्क्स जो भी होते हैं उसको ले गया। लेकिन अगर इस बार की बात करें तो अगर आपको पार्शियल नॉलेज भी है ना तो वो भी डेंजरस है। पार्शियल नॉलेज इज ऑल्सो डेंजरस बिकॉज ये सीटेट 2021 दिसंबर है, दिसंबर के अंदर आने वाला पेपर है जो कि ऑनलाइन मोड से हो रहा है, तो थोड़ा सा टिपिकल है पेपर 2, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें सीडीपी की, तो सीडीपी मुझे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगी, सीडीपी इजी थी। जैसे पहले सीडीपी आती थी वैसी तो नहीं कह सकते, पर हाँ थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज थी, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज थी और ठीक था। मतलब सीडीपी अच्छी हो जाएगी आपकी 15 से 20 मिनट के अंदर। आपको अच्छे से पढ़ना होगा क्योंकि एजर्शंस हैं, याद रखिएगा पेपर 2 के अंदर बहुत ज़्यादा एजर्शन है, वो जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो हमें जो है नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीडीपी मैंने कंप्लीट किया था अपना 20 मिनट में भी, मुझे 20 से 22 मिनट लगे थे फर्स्ट पेपर 2 की सीडीपी करने में। मेरा साइंस एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था, तो इसमें भी एक जो हमारे साइंस और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स होते हैं ना, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है, इसको ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले मैंने जो है सीडीपी कंप्लीट की थी, जो कि ज़्यादा टाइम कवर नहीं करती। अगर आपको सच में नॉलेज है उसके बारे में, अगर आपने सच में पढ़ा है उसके बारे में, तो वो इजीली हो जाएगी। अब उसके बाद मैं गई थी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। तो देखिए हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें तो हमारी
पैसेज इजी था, मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं कह सकते, पैसेज ठीक था, पैसेज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी पहले कर ली होती है ना, तो पेपर देने जा रहे तो ऑब्वियसली प्रैक्टिस तो सबने की होगी, तो हिंदी और इंग्लिश के पैसेज हमारे ठीक थे। पर अगर हम लोग पैडागोजी की बात करें तो उसकी लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा चेंज थी पहले के कंपैरिजन में। पहले तो जो थे, मैंने 10 ईयर के सभी 10 साल के पेपर मैंने 2-3 बार रिवाइज किए थे, देखे थे, उसको सॉल्व करने की कोशिश की थी, किया भी था, 2-3 बार मैंने सॉल्व किए थे। लेकिन अगर हम बात करें इंग्लिश और हिंदी की तो वो मुझे थोड़ी सी डिफिकल्ट, मतलब लेवल थोड़ा अप लगा, लैंग्वेज थोड़ी घूमी हुई लगी। डराने वाली कोई बात नहीं है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और आप भी अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो जो है शेयर कर सकते हैं, उनको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी किस तरह से वो जो है अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। देखो, अगर हम लोग हिंदी इंग्लिश की बात करें तो पैडागोजी थोड़ी सी चेंज थी, क्योंकि एजर्शंस थी उसमें। एजर्शंस जहाँ पर आ जाती है ना, प्रॉब्लम वहीं पर क्रिएट होती है, क्योंकि एजर्शंस ऐसी है कि आपको एक स्टेटमेंट दी है, एक रीज़न दिया है, फिर उन्होंने नीचे ए बी सी इस तरह के जो है दे रखे हैं, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। अगर हमारे पास थोड़ी भी नॉलेज नहीं है ना, किसी चीज़ की पार्शियल भी नॉलेज है ना, तो वो भी वहाँ पर काम नहीं करने वाली है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश की बात करें तो ठीक है, टाइम लगा था कुछ 74 मिनट्स या फिर 60 मिनट्स ही कह सकते हैं, मेरे पास 60 से 70 मिनट्स मेरे पास बच गए थे इंग्लिश हिंदी कंप्लीट करने के बाद। उसके बाद मैं गई थी अपने मैथ साइंस के पोर्शन में, तो यहाँ पर आकर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है मैथ्स एंड साइंस के अंदर। देखो, हालांकि पढ़ा हुआ है, जिसने एक बार एनसीईआरटी अच्छी तरह से पढ़ी है 6th 7th 8th की, ठीक है, उनको थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, इवन की कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे जो 6th 7th 8th की एनसीईआरटी को करके जा रहे हैं, फॉलो करके जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें पेपर की, तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या था, हम ऑफलाइन एग्जाम देते थे, वहां पर क्या थे, हमारी साइंस का पोर्शन अलग है और मैथ्स का पोर्शन हमें अलग मिलता था। अब यहाँ पर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब हम लोग पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं और हमें कुछ पता ही नहीं है इस बारे में कि साइंस और मैथ्स अलग है ही नहीं है, ठीक है। वहां पर क्या था, 60 मार्क्स के अंदर, मुझे ये बात पहले से नहीं पता थी कि साइंस का, क्योंकि ऑफलाइन में जब हम जाते थे तो साइंस का अलग सब्जेक्ट होता था, मैथमेटिक्स का अलग सब्जेक्ट होता था। हम लोग पहले दिमाग में हमने पहले बिठा रखा है कि भाई हम लोग पहले साइंस कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद मैथमेटिक्स करने वाले हैं, है ना। तो देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं था, साइंस और मैथ्स के जो क्वेश्चन थे पूरे एक साथ आ चुके थे। फर्स्ट क्वेश्चन अगर साइंस का है तो 2 मैथ्स के थे, फिर ऐसे 2-3 साइंस के थे, फिर 1-2 मैथ्स का था, इस तरह से क्वेश्चंस थे, मतलब कि थोड़ी सी कंफ्यूजन थी वहां पर। जब मैंने साइंस और मैथ्स को देखा, मुझे लगा 30 पहले क्वेश्चन साइंस के होंगे, मैथ्स के होंगे, तो मैं पहले 30-60 से शुरू करती हूँ, है ना। मैंने ये सोचा कि 30 के बाद से शुरू करती हूँ, लेकिन जब मैंने 31 क्वेश्चन देखा, वो फिर से आकर मैथ्स का आ गया। अब यहाँ पर इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई, वो वहाँ पर मैं थोड़ी नर्वस हो गई, ठीक है। जब नर्वस हो गई तो मेरा टाइम छूटने लगा। अब क्या था, मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, अगर मैं स्किप कर करके भी करूँ कि पहले साइंस के कर लूँ बाद में मैथ्स के करूँगी तो मेरा टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो मैंने क्या किया, फिर उसके बाद अपने माइंड को थोड़ा सा स्टेबल किया, पहले एक क्वेश्चन उठाया, उधर से सॉल्व करना शुरू किया, ठीक है। फर्स्ट से कभी भी ऐसा मत कीजिएगा कि साइंस और मैथमेटिक्स के चक्कर में आप साइंस को पहले उठाने लगे, क्योंकि मैंने ऐसे करने की कोशिश की थी कि पहले मैं साइंस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेती हूँ फिर मैथ्स को करूंगी, पर वो काम नहीं किया, वहां पर वो लॉजिक काम नहीं किया। हम लोग जो सामने आ रहा है उसको जस्ट करते जाओ, उसको जस्ट करते जाओ सीरियल वाइज, क्योंकि छूटने की प्रॉब्लम है, टाइम नहीं बचेगा लास्ट में। और छूट गया क्वेश्चन तो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, और एक भी क्वेश्चन छूट गया तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो सकता है, क्योंकि अगर मान लो कि तुक्का भी हम लोगों ने सोच समझ के लगा दिया कि हाँ आसपास की कोई चीज़, तो वो सही होने के चांसेस हो सकते हैं। तो साइंस की अगर बात करें तो मैथमेटिक्स सिंपल था, ज़्यादा डिफिकल्ट मैथमेटिक्स नहीं था। अगर आपने प्रिपेयर किया है कहीं से, किसी चैनल को फॉलो किया है, और मैं आपको यहाँ पर एक चैनल भी सजेस्ट करूँगी, अध्ययन मंत्रा जो है हमारा, वहाँ पर अध्ययन मंत्रा जो चैनल, उसमें हिमांशु सर जो है मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छा मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, और उनकी मैंने एनालाइज क्लासेस भी मैंने लगाई थी, और उन्होंने जो लास्ट में एनालाइज किया है ना पिछले 2-3 साल का, पिछले जो 1-2 दिन का, जैसे 24 को मेरा पेपर था, 23, 22 जो भी एग्जाम्स हो रहे थे, मैंने उन दिन का एनालाइज देखा था। तो जो एनालाइज था ना वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था मेरे लिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस थे जो कि एज इट इज़ उसकी डिजिट्स चेंज कर दी थी और वो क्वेश्चंस एज इट इज़ डाल दिए थे। तो जब मेरे पास कॉन्सेप्ट्स थे, ट्रिक्स थे, तो मेरे को मैथमेटिक्स सॉल्व करना ईजी हो गया, ठीक है। तो ऐसे मैथमेटिक्स की बात कर सकते हैं, सिलेबस में से ही था लेकिन एजर्शंस थी। अगर पैडागोजी की बात करें तो पैडागोजी टिपिकल थी, क्योंकि उसमें एजर्शंस बहुत ज़्यादा थी, और एजर्शंस में रीज़न दिया हुआ था, एक पहले स्टेटमेंट दी थी, उसका रीज़न दिया था, फिर उसके नीचे ABC करके लिखा हुआ था, उसमें से फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है। तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था मेरे लिए, तो क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम इस टाइप का एग्ज़ाम जो है फेस किया था। अगर हम बात करें साइंस की, तो साइंस देखिए थी तो 6 से लेके 8 तक ही, 6th 7th 8th, इसके ऊपर
24 दिसंबर को इसके ऊपर नहीं आई, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस थे वो 6th 7th 8th की एनसीईआरटी में से थे। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी, अगर किसी भी चीज़ के अंदर हम कंफ्यूजन है ना हमारे माइंड के अंदर, तो वो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्योंकि अजर्शंस बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करती हूँ। एक क्वेश्चन था हमारे डियर के बारे में। ठीक है, उन्होंने कहा था कि जो डियर है उसको अपने आसपास खतरा दिखता है तो वो अपनी गर्दन को वगैरह मूव कर करके जो है देखता है। सेकंड में लिखा हुआ था कि रीज़न ये है कि जो हमारा डियर होता है उसकी आइज़ जो है सिर के दोनों साइड में होती हैं। ठीक है, सिर के ऊपर नहीं होती, यहाँ पर जैसे हमारी ऊपर है उस तरह से ऊपर नहीं है, दोनों साइड के अंदर होती हैं। तो ये क्वेश्चन था, हमारी ऊपर स्टेटमेंट थी, नीचे रीज़न था। अब उसके नीचे कहा था कि बताइए, आंसर जो था स्टेटमेंट सही है, रीज़न सही है, और ये दोनों ए एंड बी दोनों सही है, और जो रीज़न है वो स्टेटमेंट का रीज़न है, मतलब कि जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है उसका रीज़न सेकंड वाला करेक्ट है। सेकंड लिखा था कि ए सही है, मतलब कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी है वो सही है, बी गलत है, और बी भी सही है लेकिन बी फर्स्ट की एक्सप्लेनेशन नहीं है। इस तरह से एजर्शन थी, तो वो थोड़ी सी जो नो डिफ़िकल्ट थी, क्योंकि जो क्वेश्चन तो हम अच्छी तरह से जानते हैं वहाँ पर डिफ़िकल्टी नहीं आती है, लेकिन जो क्वेश्चंस हम लोग थोड़ा सा भी जो है पॉइंट से इधर उधर है ना, एक पॉइंट भी हमारा स्किप हो गया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, एजर्शन थी। एक हमारा फ्रॉग्स की मेटामॉर्फोसिस पे क्वेश्चन था, वो सीधा सीधा क्वेश्चन था कि कौन सा हार्मोन जो है उनके अंदर चाहिए होता है, तो आई थिंक थायरोक्सिन जो हमारा हार्मोन होता है वो मेटामॉर्फोसिस के अंदर होता है। और एक क्वेश्चन था हमारा मैग्नेट के ऊपर कि अगर मैग्नेट है उसको हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनली कट किया है तो उसकी जो पोल्स हैं उसकी स्ट्रेंथ कम होगी या फिर उसकी लेंथ, मैग्नेटिक लाइंस की लेंथ कम होगी। ये क्वेश्चन था। एक था हमारा रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे पे, एक इंसिडेंट रे आ रही है, वो रिफ्लेक्ट होकर जब जाती है, जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका जो हमारा सरफेस है उसके साथ जो हमारा प्लेन है जो प्लेन है उसके ऊपर किस तरह का वो एंगल बना रहा है। फिर एक हमारा ईयर के ऊपर क्वेश्चन था। तो इस तरह से मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जो कि एजर्शंस पे बेस्ड थे, और जहाँ पर एजर्शंस थी वो सच में डिफिकल्ट था। एक पोलर बियर के ऊपर क्वेश्चन था कि पोलर बियर जो है पोलर रीजन के अंदर अडाप्ट करने के लिए उसके अंदर कौन सी स्पेसिफिकेशंस होती हैं। ओके, सो ये कुछ क्वेश्चंस तो मुझे अब तक याद रह पाए हैं। बाकी अगर बात करें टोटली तो पेपर 2 में अगर आप सोच रहे हैं कि थोड़ी सी प्रिपरेशन करके हो जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि पेपर क्लियर थोड़ी सी प्रिपरेशन पर हो पाएगा। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं, साइंस के, स्पेशली साइंस के सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तभी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे अच्छी तरह से, क्योंकि उसमें एजर्शंस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अगर हिंदी और इंग्लिश की मैं बात करूँ तो हिंदी इंग्लिश की पेडागोजी कुछ खास मुझे समझ नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज जो है उसमें घुमाई हुई थी। ठीक है, लैंग्वेज मुझे थोड़ी सी ट्विस्ट लगी, तो लैंग्वेज डिफिकल्ट भी लग रही थी, काफ़ी डिफिकल्ट भी नहीं कह सकते, काफ़ी इजी भी नहीं कह सकते, मॉडरेट लेवल था। सीडीपी इजी थी, क्योंकि सीडीपी के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तो वो इजी रहेगी। ठीक है, बाकी अगर आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप प्लीज़ एनसीईआरटी को ज़रूर फॉलो कीजिए, और टाइम मैनेजमेंट, हाँ टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेपर के अंदर, क्योंकि काफ़ी सारे जो मेरे साथ पेपर दे रहे थे उनका यही था कि टाइम नहीं बच पाया। हमने पहले सीडीपी कर ली, फिर हिंदी कर ली, फिर इंग्लिश कर ली, साइंस मैथ्स के लिए टाइम नहीं बच पाया, तुक्के लगा कर आ गए हैं, तो वो वहाँ पर काम नहीं करेगा। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप पेपर देने जा रहे हैं मस्ट कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना टाइम पहले से फिक्स करके जाओ कि मैं इतने टाइम के अंदर ये करना वाला। 150 मिनट्स का जो है बांट लो पहले से, कि मैं 150 मिनट में से सीडीपी पहले करूँगा, फिर अपनी लैंग्वेज की तरफ जाऊँगा, जो भी आपकी लैंग्वेज है, फिर उसके बाद जो है मैं अपनी साइंस मैथ्स की तरफ जाऊँगा। और साइंस मैथ्स का ऐसे मत सोच के जाना कि मैं पहले साइंस कर लूँगा फिर मैथ्स कर लूँगा, पूरा एक साथ आया हुआ है, एक साथ क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, बाकी सीडीपी तो आई थिंक हिमांशी मैम जो सीडीपी कराती है सबसे बेस्ट ही कराती है। उनकी आप अगर मैराथन वगैरह देख लोगे या फिर आपने उनकी सारी थ्योरीज अच्छी तरह से देखी है, उनमें से उनकी जैसे वो पढ़ाती हैं तो अच्छा कराते हैं, हो जाएगा। प्रीवियस ईयर लगाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। बाकी पेपर 1 के लिए ईवीएस की एनसीईआरटी ज़रूर फॉलो कीजिए। मैप्स, डायरेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। हालांकि 24 दिसंबर को कोई मैप से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं थे, इजी था फर्स्ट पेपर। तो उसमें क्या था कि आपको पता होना चाहिए कौन सी स्टेट कहाँ पर है। हाँ, एक क्वेश्चन था मैप से रिलेटेड कि जो हमारा बे ऑफ बंगाल है वहाँ पर कौन सी स्टेट की बाउंड्री आ जाती है, जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा हो गया, असम दिया था क्वेश्चन के अंदर, और भी कुछ ऑप्शंस दिए थे। तो इस तरह के डायरेक्शन से रिलेटेड हो सकते हैं, मैप से रिलेटेड हो सकते हैं, और यूनियन टेरिटरीज वैसे आती तो नहीं है बट आप एक बार कर जाइएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेंगी वो भी। सो ये थोड़ा सा मेरा एक एक्सपीरियंस था जो मुझे लगा कि मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ जो है डिस्कस करना चाहिए।
क्योंकि उनको भी टाइम मैनेजमेंट में हेल्प हो सकती है। साइंस मैथ्स के बारे में मुझे तो जैसे पता ही नहीं था, ये बात कहीं पर नहीं बताई गई थी, या फिर कोई ऐसा फ्रेंड नहीं था जिसने बताई हो, या फिर जो अटेम्प्ट करने गया हो, या फिर यूट्यूब पे भी जिन चैनल्स को मैं फॉलो करी थी उसमें भी ये बात नहीं बताई गई थी कि ऐसा साइंस और मैथमेटिक्स एक साथ आ गया। तो मुझे लगा कि आपके साथ ये शेयर करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मस्ट कि ऐसा हो कि आपके पास 20 मिनट एटलीस्ट बचे पेपर कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि उस 20 मिनट के अंदर आप पूरे पेपर को एक बार देख सकते हैं कि आपने कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया जल्दीबाजी में, ठीक है। तो वो बात ध्यान रखिएगा। बाकी फर्स्ट पेपर तो बहुत इजी है, हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। थोड़ी सी भी आप पढ़ के जा रहे हैं, एनसीईआरटी को फॉलो किए, सीडीपी आपको आती है, और अगर हम इंग्लिश हिंदी की बात करें, पैसेज थोड़ा सा सॉल्व करना आता है तो हो जाएगा, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और मैथ्स बहुत बेसिक है, मैथ्स तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, बहुत डिफिकल्ट कुछ नहीं है उसमें। हिंदी इंग्लिश ठीक है, पेडागोजी थोड़ी सी ट्विस्ट है। बाकी अगर बात करें ईवीएस तो एनसीईआरटी फॉलो कीजिए। एंड साइंस से रिलेटेड बच्चे डरे हुए हैं, और डरना बनता भी है, क्योंकि सीटेट जो इस बार हो रहा है इसमें थोड़ा सा लेवल उन्होंने हाई किया है पहले के कंपैरिजन में। पहले तो बहुत कम लेवल था, उसके कंपैरिजन में तो अब लेवल थोड़ा सा हाई हुआ है, हम कह सकते हैं, क्योंकि साइंस के अंदर असर्शंस आ गए। बाकी है वो एनसीईआरटी से, लेकिन असर्शंस बहुत बहुत ज़्यादा आ गई हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए कि अगर आप साइंस कर रहे हैं ना, तो जिस भी टॉपिक को आप कर रहे हैं अच्छी तरह से कीजिए, उसके बारे में हर टॉपिक को जानिए, हर बेसिक को जानिए उसकी, ठीक है। बाकी इंग्लिश हिंदी की अगर हम सीडीपी की पेडागोजी की बात करें तो वो थोड़ी सी ट्विस्ट थी इस बार, ठीक है। तो बाकी इतनी सी थोड़ी सी मेरे पास जो है जानकारी थी, तो मुझे लगा कि एक्सपीरियंस था मेरा इस बार का, तो मुझे लगा कि मैं आप सबके साथ शेयर करूं। बाकी आपके कोई फ्रेंड्स हों, या फिर जो भी आपके नॉन में सीटेट के पेपर में, अब आने वाले पेपर में अपेयर होने वाला है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप भी उनके साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। शेयर कर दीजिएगा मेरी वीडियो को, बाकी लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। थोड़ी सी जो है इन्फॉर्मेशन या फिर मेरा एक्सपीरियंस कह सकते हैं मेरे पास था, थोड़ी सी जानकारी थी मेरे पास, तो मुझे लगा कि मुझे शेयर करनी चाहिए अपने फ्रेंड्स के साथ। जो भी अब लोग 13 जनवरी तक पेपर जाने वाला है, तो बहुत सारे लोगों का तो अभी पेपर आएगा। सो जो लोग भी पेपर में अपेयर होने वाले हैं, एक बार ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, इसको ज़रूर सुन लीजिएगा, है ना। बाकी आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।